हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले जो मैंने आपको कार्य दिया है या करवाया है, तो मैं समास का टॉपिक हमारा चल रहा है, उसकी मैंने समास की एक तरीके से आपको दोबारा दोहराई करवा रही हूँ। और इसमें जो है समास की परिभाषा, समास और संधि में अंतर मैंने आपको बताया है इससे पहले की वीडियो में। और उसमें जो है समास किसे कहते हैं, समास से क्या तात्पर्य है, या फिर जो है अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं, इनके 4 भेद जो है बेटा मैंने उसमें आपको बताए थे। तो उसमें से जो है यानी कि मैंने आपको अव्ययीभाव समास करा दिया है। और जो है उसके बाद कल की वीडियो में यानी कि तत्पुरुष समास डिटेल से करवाया है, और उसके जो है कितने भेद हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, उसकी जानकारी पूर्ण रूप से मैंने आपको दी है। तो आज यानी कि हम कराएंगे आपको द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास कराएंगे, जो कि ये वैसे तो समास तत्पुरुष समास का जो है उपभेद है। कौन सा? द्विगु समास। नंबर 3 पे है आपके द्विगु समास। वैसे तो इसको जो है तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाता है। क्या माना जाता है? तत्पुरुष समास का उपभेद। लेकिन इसकी परिभाषा जो होगी क्या होगी, जिसका पहला पद जो होता है बेटा संख्यावाचक होता है, यानी कि तत्पुरुष का उपभेद माना गया है। तो तत्पुरुष के समान जो है जिसका यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, तो पहला पद यानी कि गौण होता है, छुपा होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें हमने कहा आपको कि समास, द्विगु समास जो है किसे कहते हैं, यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। संख्यावाचक उसमें संख्या तो दर्शाई जाती है, लेकिन कितनी संख्या है ये क्लियर उसमें नहीं होती है। तो इसलिए इसका पहला पद गौण होता है, तत्पुरुष का उपभेद होने के कारण। ठीक है, तो इसके जो है मैं आपको परिभाषा आपको बताई दी है। जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जो है बेटा हम द्विगु समास कहते हैं, यानी कि जिसका पूर्व पद, इसको हम पूर्व पद यानी कि उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, और पूर्व पद यानी कि पहला पद कहते हैं। यानी कि पूर्व पद जो है वो कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। और इसका विग्रह करते समय जो है, विग्रह करते समय का जो है समूह या समाहार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण मैंने लिया यहाँ पर, चौराहा। तो यानी कि इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसका विग्रह अगर करेंगे चौराहा का क्या हो जाएगा? 4 राहों का समाहार या समूह। समाहार, 4 राहों का समाहार, यानी कि जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा, यानी कि 4 राहों का एक समाहार। तो इसमें जो है हम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण लेंगे हम, जैसे शताब्दी। तो शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समाहार। शताब्दी में क्या होता है? 100 वर्ष होते हैं शताब्दी में, 100 वर्षों का समाहार। तो ये हो गया हमारा शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समाहार जो है ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। और अन्य जो है उदाहरण इसमें आ सकते हैं, जैसे पंचतत्व। पंचतत्व 5 तत्वों से
5 तत्वों से बना हुआ क्या क्या बनेगा 5 तत्वों से? 5 तत्वों से का जो है समाहार क्या हो जाएगा? 5 तत्वों का समाहार। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम इनका क्या करेंगे? विग्रह। क्या हो गया हमारा ये? विग्रह है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि विग्रह कहते किसे हैं हम? क्या है विग्रह? क्या है विग्रह से तात्पर्य? किसी भी शब्द को या पद को अलग अलग रूप में करना ही विग्रह कहलाता है। किसी शब्द को अलग अलग रूप में करना विग्रह कहलाता है। जैसे शताब्दी से 5 तत्वों का समाहार, यानी कि इनको 5 तत्व जो है हमने इनको अलग अलग करके लिखा है। तो ये हो गया हमारा 5 तत्वों का समाहार। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, यानी कि जिसका पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ये तत्पुरुष का भेद माना जाता है, यानी कि उपभेद माना जाता है। इसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा आता है बेटा? नंबर 4 में आता है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? पहले हम इसकी जो है परिभाषा देंगे आपको कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास जो है बेटा, जिस समास के दोनों पद, जिस समास के जो है पूर्व पद अर्थात उत्तर पद, दोनों पद, पूर्व पद अर्थात उत्तर पद जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको जो है बेटा? द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके समास के दोनों पद प्रधान हो और वह समास जो है क्या कहलाता है? यानी कि द्वंद्व समास कहलाता है। और इसका विग्रह करते हुए, यानी कि अलग अलग करते समय दोनों पदों के बीच में योजक शब्द का प्रयोग आ जाता है। क्या आ जाता है? यानी कि जब हम इन समास के उदाहरण का विग्रह करेंगे, यानी कि अलग अलग करके उसको लिखेंगे, तो उसमें योजक शब्द क्या होते हैं? तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ये, या, अथवा आदि शब्द जो हैं ये हमारे कौन से शब्द होते हैं? ये हमारे योजक शब्द होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि द्वंद्व समास में हमेशा जब उसका विग्रह होता है तो क्या होता है? यानी कि योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण आ गया हमारा दाल रोटी। दाल रोटी, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? दाल और रोटी। दाल और रोटी। तो विग्रह करते समय यानी कि हमने क्या प्रयोग किया यहाँ पर? और। ये क्या कहलाता है हमारा? ये योजक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट माता पिता, बहुत अच्छा उदाहरण है माता पिता। माता पिता, माता पिता, माता और माता तथा पिता, माता और पिता। तो इसमें जो है मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि जिस समास के दोनों पद, दोनों यानी कि माता पिता, यहाँ यानी कि दाल और रोटी, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आपके माता पिता हैं, क्या आप एक माता को महत्व दोगे, पिता को नहीं दोगे? दोनों को ही दोगे ना। यानी कि दोनों पद हमारे लिए माता और पिता समान हैं, हम दोनों को उतना ही महत्व देते हैं। तो इसलिए ये दोनों पद प्रधान होते हैं। मान लिया मैंने माता पिता को महत्व बताया, यहाँ आ गया आपके दाल और रोटी। जो दाल होती है वो
है रोटी के हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, या चावल हमें चाहिए उसके साथ, या रोटी खाने के लिए चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी क्या है बेटा, ये दोनों पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है ये दोनों पद हमारे लिए क्या होंगे, यानी कि दोनों पद प्रधान, यानी कि पूर्व पद किसे कहते हैं, यानी कि पहला पद, और उत्तर पद किसे कहते हैं, यानी कि दूसरा पद, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा हमारा, कि जो है द्वंद्व हो गया हमारा, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में जो है इसकी परिभाषा बताऊंगी मैं। बहुव्रीहि समास में जो है बेटा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या है इसकी परिभाषा, यानी कि इसका जो है बहुव्रीहि समास एक स्वतंत्र समास है, जबकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक उपभेद है। तत्पुरुष समास और द्विगु समास जो है तत्पुरुष के उपभेद बताए गए हैं। कौन से, द्विगु और कर्मधारय समास। तो बहुव्रीहि जो है एक स्वतंत्र समास है, और जबकि कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास जो है एक यानी कि तत्पुरुष समास के उपभेद कहे जाते हैं। बहुत से समस्त पद जो हैं ऐसे होते हैं जो बहुव्रीहि समास भी होते हैं और कर्मधारय समास भी होते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यानी कि ऐसी स्थिति में जो है दोनों में अपना अंतर का आधार, यानी कि उनका विग्रह प्रक्रिया होती है। किसी समस्त पद का विग्रह विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान को आधार बनाकर किया जाता है। जैसे हमने कर्मधारय समास की जो है परिभाषा आपको दी थी। कर्मधारय समास की जो है परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, विशेषण का विशेष्य से उपमेय का उपमान से जब संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें जो है उसको आधार बनाकर हम उसका विग्रह करते हैं, तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। और यदि उसी समस्त पद का विग्रह अन्य पद को प्रधान बनाकर किया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, यानी कि बहुव्रीहि समास। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूंगी इसमें, पीताम्बर, इसका उदाहरण है पीताम्बर। तो पीताम्बर का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र। तो इसका हमने जो है पीताम्बर का विग्रह किया, यानी कि पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र। तो इसमें अगर हम ये बताएं कि इसमें बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है, तो इसमें जो है उपमेय का उपमान से संबंध और विशेषण का विशेषण से संबंध है। उपमेय का उपमेय प्लस उपमान और विशेषण विशेष्य का, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास। कौन सा बन जाएगा, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर जो है उपमेय का उपमान से पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र, क्योंकि वस्त्रों का जो रंग है वो कैसा है, यानी कि पीले रंग का है। तो अगर इसी पीताम्बर को हम दूसरे तरीके से इसका उदाहरण देंगे, जैसे पीले वस्त्रों वाला कौन है, अर्थात श्री कृष्ण जी।
पीले पीताम्बर है, जैसे यहाँ पर पीताम्बर हम दोबारा लिखते हैं, पीताम्बर पीले वस्त्रों वाला कौन है? श्री कृष्ण जी। कौन पहनता है? श्री कृष्ण। तो इस प्रकार जो है यहाँ क्या दे दिया गया, यहाँ पर जो है यानी कि समस्त पद आने पर इसका विग्रह क्रमधार्य के अनुरूप भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि के अनुरूप भी। परंतु यदि समस्त पद के उत्तर के रूप में यानी कि 4 विकल्प मौजूद हो और उसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि समास एक मुख्य समास है, जबकि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। या हम जो है बेटा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पीताम्बर यानी कि कर्मधारय कैसे पहचाने? पीले रंग का है जो वस्त्र और पीले रंग का है जिसका वस्त्र, जो और जिसका अगर इसमें आएंगे तो तब भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। यानी कि कर्मधारय में पीले रंग का है जो वस्त्र, यानी कि कर्मधारय समास, और पीले रंग का है जिसका वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण जी, तो इसमें यानी कि जिसका, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो ये मैंने अभी आपको कराए हैं द्विगु समास और जो है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि के बाद जो है यानी कि कर्मधारय भी मैंने आपको बताया है कि कर्मधारय समास जो है कौन सा होता है, इसके जो है क्या नियम हैं, तो इसमें भी मैंने आपको बताया है। और कल जो है मैंने आपको कराए थे जो है इसमें यानी कि अव्ययीभाव समास, कौन सा? अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, और उसके जो है बेटे सारे भेद मैंने आपको कराए थे, वो आपको याद भी हो गए होंगे। तो उसके बाद जो है मैंने आपको कराए थे यानी कि द्विगु समास, यानी कि द्विगु समास भी थोड़ा मैंने बताया था, और कर्मधारय समास भी मैंने आपको कल करा दिया था। तो आपको जो है ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा समास जो है किस तरीके से किया जाता है। तो एक बार फिर मैं जो है ये कंप्लीट लेसन आपका हो गया है, तो इसमें से मैं एक बार फिर आपके सामने दोहराई करती हूँ कि सबसे पहले जो है हमारा क्या था, समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले 2 अथवा अधिक पदों के मेल में जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम समास कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया था, समास और संधि में क्या अंतर है? समास और जो है संधि में क्या अंतर है? तो इसमें मैंने आपको बताया था संधि जो है वर्णों में होती है, जबकि समास पदों में किया जाता है। संधि किसमें होती है? वर्णों में होती है, जबकि समास जो होता है वो पदों में किया जाता है। तो ये हमारा जो है इसके उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे एक हमने दे दिया विद्यालय, तो अगर हमने संधि का उदाहरण दिया है तो संधि कैसे करेंगे? विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। तो ये होगी हमारी संधि, यानी कि वर्णों में जो है इसका अलग अलग किया है वर्णों को हमने। अगर इसी को जो है विद्यालय को हम समास के रूप में विग्रह करते हैं तो क्या लिखेंगे? विद्यालय के लिए गृह, विद्यालय के लिए घर, यानी कि विद्यालय के यानी कि शिक्षा सीखने के लिए विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। तो ये जो है हमारा पदों में आ गया है, तो इसलिए जो है ये समास हमारा कहलाएगा जब हम इसको पदों में करते हैं। जबकि द्वितीय उदाहरण में
दो पद कर्मश जो है लगातार विद्या और आल्य के मेल हो रहा है इसमें, जबकि के लिए कारक रही है, यानी कि जबकि द्वितीय उदाहरण में दो पदों कर्मश यानी कि लगातार चिन्हों का जो है इसमें लोप है। अंत यहाँ एक प्रक्रिया समास है, कौन से में, विद्या के लिए आल्य। तो उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था समास के कितने भेद हैं, पदों के प्रधान एवं गौणता के आधार पर समास के जो हैं कितने भेद बताए थे बेटा, मैंने आपको 4 भेद बताए थे। पहले बताया था मैंने अव्ययीभाव समास, और द्वितीय जो बताया था मैंने आपको तत्पुरुष समास, और तीसरा बताया था आपको द्वंद्व समास, और नेक्स्ट लास्ट जो बताया था मैंने आपको बहुव्रीहि समास। और इसमें जो एक 2 समास रहते हैं यानी कि कर्मधारय और जो है द्विगु समास, ये तत्पुरुष समास के उपभेद कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? तत्पुरुष समास के उपभेद कहलाते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी कि जिसका पहला पद गौण होता है, यानी कि पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और इसके उदाहरण जो है मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास के, जैसे घुड़सवार घोड़े पर सवार, तत् यानी कि वह और पुरुष यानी कि आदमी, अर्थात कोई दूसरा आदमी। तो तत्पुरुष के जो है फिर मैंने उपभेद और उनके विग्रह करते हुए कैसे उनका विग्रह किया जाता है, तो इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैंने आपको कल की वीडियो में दी थी। तो कर्मधारय तत्पुरुष का उपभेद यानी कि सबसे पहला है तत्पुरुष समास का पहला भेद, कर्मधारय करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, थर्ड संप्रदान तत्पुरुष, फोर्थ आपादान तत्पुरुष, फिफ्थ संबंध तत्पुरुष और सिक्स्थ अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें सबसे पहले कर्मधारय तत्पुरुष के समास के बारे में मैंने बताया था कि जिस तत्पुरुष को जो बनाते समय 2 पदों के बीच में कर्म कारक जैसे चिन्ह का लोप हो जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग को गत यानी कि स्वर्गगत को का जो है लोप, उसको जो है हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बताया था करण, यानी कि एक मैंने आपको पहचान बताई थी कि तत्पुरुष समास के जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें जो बीच के शब्द होते हैं, योजक शब्द लगते हैं, तो उनका लोप जो है कर देते हैं, हम उनको बीच में से हटा देते हैं, तो वो जो है हमारे समास तत्पुरुष समास के भेद के उदाहरण बनते चले जाते हैं। तो ये उतारिएगा सभी बच्चे। आज जो है मैंने समास की दोहराई की है और इससे पहले भी मैं आपको समास एक बार करा चुकी हूँ, और कल की वीडियो में जो है मैं आपको कराऊंगी अलंकार। ये जो है दोनों क्लासेस के लिए है, 9th और 10th क्लास के लिए। 9th और 10th क्लास के जो है ये दोनों के लिए है, प्लस 10 दोनों क्लासेस के लिए है। तो सभी बच्चों ने ये देख लिया होगा, समझ लिया होगा। जिसको समझ ना आए वो दोबारा से वीडियो को देखे। तो ये समास का जो है चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया। एक बार कल जो है मैं इसकी आपको डीजी दूंगी।